हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनकी वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। उन वीडियोज को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अपने फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम लोग यहाँ पे अपने किसी सैंपल को फ्लेम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे उस सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। और एक्साइट होने के बाद जब वो वापस यहाँ पे कह सकते हो आते थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे लाइट को इमिट कर रहे थे। तो ये हमने देखा था अपना जो है कह सकते हो फ्लेम फोटोमेट्री में। अब देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो देखिए बेसिकली फ्लेम फोटोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे थे। फ्लेम फोटोमेट्री में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे किसकी, मेटल आयंस की, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली इमिशन के बेसिस पे जो है एनालिसिस कर रहे थे। यानी कि जब सैंपल हमारा कह सकते हो फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब लाइट को इमिट कर रहा था, तो उस इमिटेड इमिटेड लाइट की वेवलेंथ को मेजर करके हम लोग यहाँ पे सैंपल की कंसेंट्रेशन का पता लगा रहे थे। लेकिन अब अगर हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नाम ही है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे भी हम लोग जो है सेम, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग अपने मेटल्स की ही एनालिसिस करने वाले हैं, अपने मेटल आयंस की। लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि फ्लेम फोटोमेट्री में हम लोग एमिशन को चेक कर रहे थे, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे कोई फ्लेम वाला चक्कर नहीं रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे भी फ्लेम रहता है, लेकिन जो लाइट सोर्स है वो हमारा जो है पार्टिकुलर एक लाइट सोर्स ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्लेम नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा एक लाइट सोर्स होता है जो कि लाइट को पास करता है। लाइट को पास करने के बाद क्या होता है, ये जो मेटल आयंस है, ठीक है। देखिए एक चीज समझिए कि जो मेटल आयंस है ना, मेटल आयंस है, सबसे पहले इनको एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये चीज समझिएगा, ये दोनों में कॉमन है। ये चीज हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी होता है और फ्लेम फोटोमेट्री में भी होता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि सबसे पहले हमारा जो सैंपल है उसमें जो मेटल आयंस होते हैं उनको एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन एटम्स पर जब हमारी लाइट यहाँ पे इमिट करी जाती है, जब लाइट हमारी डाली जाती है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे, जितनी ज्यादा सैंपल की कंसेंट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो जो एब्जॉर्ब लाइट हुई है, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल की कंसेंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। यही हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल होने वाला है। तो देखिए वही चीज है कि हमारा एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम लोग मेटल एलिमेंट्स की कंसेंट्रेशन का पता लगाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, क्लिनिकल लेबोरेटरी, फूड इंडस्ट्री, इन सभी जगह अपने मेटल्स की जो है एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारे जो फ्री मेटल एटम्स होते हैं उनके ऊपर जब हमारी लाइट पास करी जाती है तो वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी फ्लेम का सिस्टम होता है, लेकिन फ्लेम यहाँ पे लाइट सोर्स की तरह काम नहीं करता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब भी यहाँ पे एटम्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे लाइट को पास करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब हुए पार्ट को हम लोग यहाँ पे जब मेजर करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्स कंसेंट्रेशन इन द सैंपल। तो सिंपल सी बात है कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उतना ज्यादा हमारे सैंपल का कंसेंट्रेशन है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देख के सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा आता है एक लाइट सोर्स, जिस जो कि हमारा हॉलो कैथोड लैंप होता है बेसिकली ज्यादातर, जो कि हमारा लाइट को पास करता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा चॉपर लगा होता है। अब ये चॉपर क्या करता है, देखिए ये हॉलो कैथोड लैंप से जो है उन्हीं लाइट को जो है कह सकते हो पार्टिकुलरली सेलेक्ट करता है जो कि हमारे एटम्स को एक्साइट करने के लिए जरूरी होती है। तो इस चॉपर से हमारी लाइट जो है कह सकते हो फिल्टर होके पास होती है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा एक फ्लेम एटमाइजर लगा होता है। बेसिकली यही हमारा सैंपल सिस्टम होता है, इसी के अंदर हमारा सैंपल होता है। तो सैंपल हम लोगों ने फ्लोरीमेट्री में क्या देखा था कि हमारा एटमाइजर क्या करता है, सैंपल को कह सकते हो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे भी फ्लेम लगी है, क्यों लगी है, क्योंकि देखिए यही फ्लेम क्या करेगी, ध्यान समझिएगा।
यही फ्लेम हमारा इन मेटल आयंस को, ठीक है, मेटल आयंस को एटम्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो एटम्स है ना, यही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये फ्लेम हमारा क्यों लगा होता है, ताकि हमारा जो मेटल आयंस है वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए। बाकी लाइट सोर्स का काम हमारा यहाँ पे लाइट सोर्स ही कर रहा है, जबकि फ्लेम फोटोमेट्री में क्या कर रहा था कि लाइट सोर्स ही हमारा फ्लेम था। थोड़ा समझिएगा कि ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हमारा एटमाइजर लगा होता है जो कि हमारा एटम्स में कन्वर्ट करता है। जब हमारी लाइट पास होती है तो एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए जो बची हुई लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो बची हुई लाइट को मेजर करके हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सैंपल की एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हॉलो कैथोड लैम्प। तो देखिए ये हमारा एक लाइट सोर्स की तरह काम करता है, और ये स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है इमिट करता है, जो कि हमारे सैंपल को एनालाइज करने के लिए जरूरी होती है। चॉपर हमारा क्या करता है, देखिए चॉपर हमारा जो है कह सकते हो जो भी अननेसेसरी लाइट बीम्स होती हैं उनको ब्लॉक करता है, और जो जरूरी लाइट है उसको यहाँ पे जो है कह सकते हो भेज देता है, ठीक है। और बैकग्राउंड लाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। एटमाइजर की बात करते हैं तो एटमाइजर देखिए क्या करता है, हमारे सैंपल को फ्री एटम्स में कन्वर्ट कर देता है बाय हीटिंग इट इन अ फ्लेम, यानी कि फ्लेम की हेल्प से आयंस को एटम्स में कन्वर्ट करता है। दिस स्टेप इज क्रूशियल बिकॉज ओनली फ्री एटम्स कैन एब्जॉर्ब द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट, यानी कि देखिए एटम्स ही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें आयंस को एटम्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। फिर हमारा मोनोक्रोमेटर आता है, जो कि हमारा कह सकते हो क्या करता है, हमारा जो भी वेवलेंथ हमारे एटम्स के द्वारा इमिट करी गई है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट करी गई है, उसको यहाँ पे कह सकते हो मेजर करता है, फिर एब्जॉर्बेंस को यहाँ पे माइनस करके हमारा पता लगा लेता है। फिर हमारा यहाँ पे लेंस आता है, तो लेंस क्या करता है, लेंस हमारा यहाँ पे कह सकते हो फोकस करता है लाइट को, ठीक है, डिटेक्टर पे, ताकि हमारा क्लैरिटी से सिग्नल वगैरह आ सके। डिटेक्टर हमारा मेजर लाइट को जो है कह सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। रीड आउट सिस्टम हमें फाइनल रीडिंग शो कर देता है, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये था हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए इंटरफेरेंसेस यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। तो देखिए यहाँ पे भी स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कब हो सकता है कि जब हमारा जो सैंपल है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि दो सैंपल एक साथ हैं, ठीक है। अब वो दोनों यहाँ पे लाइट को कह सकते हो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो अगर उनमें ओवरलैपिंग हो जा रही है तो वहां पे हमारी स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हो सकती है। केमिकल इंटरफेरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह होती है और एटम्स यहाँ पे कह सकते हो जो है फ्री, जो हमारा कह सकते हो सैंपल है, ठीक है, वो यहाँ पे फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे भी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर हमारा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और फ्री एटम्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि प्रिवेंट यानी कि रोक रही है फ्री एटम्स में कन्वर्ट होने से, तो वहां पे हमारा प्रॉब्लम हो सकती है सैंपल की एनालिसिस में। क्योंकि सैंपल कब एनालाइज होगा, जब हमारा एटम्स जो है फ्री एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, हमारे आयंस। फिजिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो वो तो हमारा डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा जो भी सैंपल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब की वजह से अगर हमारा एब्जॉर्बेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा फिजिकल इंटरफेरेंस के अंदर आ जाता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का यूज भी हम लोग मेटल्स की एनालिसिस में करते हैं। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी मेटल्स जो हो गए, ठीक है, क्लिनिकल बायोलॉजिकल सिस्टम, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन सभी जगह जब भी हमें मेटल्स की एनालिसिस करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मिलते हैं इसकी लास्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा होने वाला है नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।